जय हिंद दोस्तों। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि महासंग्राम यह जो आपका रिवीजन बैच का चल रहा है इसके अनुरूप में आप चलते हुए फिर से स्टार्ट करो। अरे रे भरमराता का अब नहीं। जय हिंद बच्चों, आप सब कुशल होंगे आशा है और उम्मीद भी है कि आप सब एग्जाम में जो सीरीज आपका ये चल रहा है रिवीजन बैच का उसके अनुरूप में आप सब लेकर के चल रहे होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को आप फोड़ दीजिएगा। तो चलिए मैं दूसरा सीरीज स्टार्ट करता हूं बायोलॉजी का, और इससे जो एग्जाम में पूछने की चांसेस है वो 100% है। तो वही क्वेश्चन को हम देख रहे हैं जिसका चांसेस आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय गवाते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है यह है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका नाम और कार्य लिखना है। तो बाबू आप मनुष्य हैं और आप में दांतों का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर, जो ये दांत दिख रहा है, दो जो आगे वाला जो दांत होता है, चूहा वाला जैसा दांत रहता है जो 6 महीना में निकलता है, उसको कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। बच्चा में देखेगा सबसे पहले दांत यही आता है, 6 महीना में आता है, और ये चूंकि नाक के सामने होता है इसलिए इंसीजर को नोज टीथ के नाम से जानते हैं। तो ये देखो हमारा बाबू इंसीजर है। सबसे पहले मात्र 6 महीना में जो दांत आ रहा है उसको किस नाम से जानते हैं? इंसीजर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इंसीजर। तो ये वाला जो दांत है बाबू जो पहले निकलता है उसको कहते हैं इंसीजर, 6 महीना में निकलता है, नाक के सामने होता है, इसलिए इंसीजर को नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। कौन सा टीथ? नोज टीथ के नाम से। दूसरा दांत होता है आपका केनाइन। दूसरा क्या होता है? केनाइन। जो लंबा टाइप का ऐसे से निकला रहता है उसको केनाइन कहते हैं। और आप में चूंकि मनुष्य में पूछ रहा है तो केनाइन जो होता है बाबू लंबा होता है। किससे लंबा होता है? तो इंसीजर से लंबा होता है केनाइन। आप चुड़ैल का मूवी देखे होंगे तो चुड़ैल से जो दांत से खून निकलते रहता है वो किसी और से नहीं निकलता है, ये केनाइन से निकलता है। और ये चूंकि आपके आंखों के सामने है इसलिए इसको आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। कौन से टीथ के नाम से जानते हैं? आई टीथ के नाम से जानते हैं। और यह 16 से लेकर 20 महीना का जब बच्चा होता है उसी समय यह निकलता है। तीसरा है प्रीमोलर। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। ये प्रीमोलर जो होता है बाबू यहाँ ये चिक में छुपा रहता है, इसलिए इसको चिक टीथ के नाम से जानते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं? चिक टीथ के नाम से जानते हैं हम लोग। और यह 10 से 12 साल के बाद आता है चिक टीथ। बच्चा में से पकड़िएगा तो ये वाला दांत होगा ही नहीं, तो चिक टीथ। और यह होता है मोलर। ये क्या होता है? मोलर जो है बाबू चबाने का काम करता है। अब सब दांत का कार्य भी पूछ रहा है। तो दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने बता दिया दांत के 4 प्रकार। कौन होता है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमने क्या बताया? दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन सा? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मेरे साथ बोलते रहिएगा। सबसे पहला इंसीजर जो है बाबू, ये इंसीजर बच्चे में होता है और ये काटने का काम करता है। आप रोटी काटते होंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसी से काटते हैं। जब आप मुर्गा मछली काटते हो तो इससे काटते हैं और फाड़ते हैं, यानी केनाइन फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर जो है चबाने का काम करता है और मोलर जो है चबाने का कार्य करता है। अगर दंत सूत्र क्वेश्चन पूछ लेगा कि दंत का सूत्र लिखे, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम बता देते हैं दंत सूत्र क्या है। 2 1 2 3 ये हमारा दंत सूत्र है। कितना है? 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। 2 का मतलब यहां क्या हुआ? इंसीजर कितने तरह के? 2 होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इंसीजर कितने हो जाएंगे? टोटल 4 हो जाएगा। अब 1 और 1 कह रहा है तो केनाइन क्या होगा? 1 ये साइड, एक साइड, तो 1 1 2 2 2 4, यानी केनाइन भी कितना हो जाएगा बाबू आपका? 4 हो जाएगा। फिर क्या था? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर 2 यहां 2 यहां, 2 2 4 4 4 8, यानी प्रीमोलर कितना हो गया? 8। अब फिर क्या होगा आपका? मोलर। मोलर क्या कर रहा है? 3, तो 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 3 6 6 6 12, 6 6 कितना हो गया? 12। तो 12 8 20 20 20 8 4 24 24 4 28 28 दांत। और बाबू फिर आपको 26-27 साल में दांत जो आता है उसको विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। एक ये साइड एक ये साइड, तो 1 1 2 2 2 4, यानी 28 जो 4 इक्वल टू 32। इसलिए कहता है एक गुस्सा मारेंगे 32 के 32 दांत तोड़ देंगे। फिल्म में देखे मारता है गुस्सा 32 दांत टूट जाता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांतों की कुल संख्या कितने? 32। अगर पूछेगा बाबू दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या 20। आप देखते होंगे ना कि बचपन में थे तो कभी कभी आपका दूध का दांत टूट जाता होगा और आप बाबू रोने लगते थे।
फिर लोग कहते थे ऐसे करके फानो, दूबी में रख करके ऐसे फानो, और फिर से दांत तुम्हारा आ जाता था। तो वो जो दांत टूटा है ना, उसको दूध की दांत कहते हैं, और दूध की दांतों की संख्या कितनी होती थी? 20। अगर क्वेश्चन पूछ देगा पूरे जीवन काल में दांत कितने आते हैं, तो 20 और इधर 32, तो 20 और 32 कितना हो गया? 52। यानी पूरे जीवन काल में दांत कितने? 52। दूध के दांतों की संख्या 20, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32। हो गया कंफर्म? चलिए हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा, आप रगड़ करके एग्जाम में इसको लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पीत बताने से पहले बाबू हम थोड़ा सा पेट पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा देखो बाबू नॉर्मल भाषा में हम लोग पेट करते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आप खाना खाते हैं तो भोजन जो है ये कर्माकुंचन गति से आपके सबसे पहले पेट में जाता है, और पीठ के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले को कार्डियक कहते हैं, जिसमें एक एसिड होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा वाला भाग जो होता है जिसको फंडिक कहते हैं, क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं, और यह भोजन को रोक करके रखना का काम करता है। तीसरा होता है पाइलोरिक। तीसरा क्या होता है? पाइलोरिक। उसके बाद आपने भोजन खाया और आपके भोजन को HCl ने बना दिया अम्लीय। क्या बना दिया? अम्लीय बना दिया। अब तो प्रॉब्लम है बाबू, अगर अम्लीय अगर आपकी छोटी आंत में प्रवेश कर जाएगी डायरेक्टली, आंत गला देगा। तो भगवान जी टेंशन में आ गए। भगवान ने सोचा कि यार अम्लीय को छाड़िए, नहीं बनाएंगे तब तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर भगवान जी ने एक चमत्कार किया, और उसके बाद क्या किया? उसने बाबू पीत बनाया। क्या बनाया? पीत। और पीत छोड़ने का काम कौन करता है? या सही आपने बताया, पीत छोड़ने का काम यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। यकृत जो होता है पीत रस स्रावित करता है। क्या छोड़ता है? पीत। और पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा कहां होता है? पित्ताशय में पीत जमा होता है। और ये देखिए पित्ताशय कौन सा है? पित्ताशय। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन के बड़ी बारीकी से समझते हैं। पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। देखो पीत जो होता है, अगर कहेंगे कि पीत क्या प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन करता है, तो बाबू प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में पीत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। क्या पीत भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं निभाता। लेकिन इसमें ऐसे रसायन निकलते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। यानी पीत क्या करता है? डायरेक्टली पाचन में भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन सहायता करने का काम करता है। अब क्वेश्चन के रूप में पीत का क्या महत्व है, तो हम महत्व देखेंगे। तो यह जो अमाशय से भोजन बन के आया, कैसा? अम्लीय। हमने बताया था ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर दिया? भोजन को अम्लीय बना दिया। तो उस अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलने का काम हमारा पीत करता है। तो पहला अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पीत। एकदम लिख दीजिएगा मेरे शेर और शेरनियों। दूसरा क्या है कि जो HCl से बच गया है जीवाणु, उन जीवाणुओं को मारने का काम जो करता है वो हमारा कौन करता है? पीत। तो जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? पीत। अग्नाशय रस स्रावित करवाने का काम कौन करता है? पीत। या जो आंत है बाबू, जो आपकी आंतरी कहते हैं, उस आंतरी को कर्माकुंचन कराता है। कर्माकुंचन का मतलब ऐसे दाबो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे दाबो आगे बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं कर्माकुंचन। यानी कर्माकुंचन कराने का काम कौन करता है? पीत करता है। बहुत बढ़िया। वसा में जो घुलनशील विटामिन है, उन विटामिनों को अवशोषण में मदद कौन करता है? तो पीत। तो विटामिन में अवशोषण का काम कौन करवाता है? पीत करवाता है। देख लो, या कुछ विषैले पदार्थ, हमारे शरीर में कुछ बाबू विषैले पदार्थ होते हैं। उन विषैले पदार्थ, जैसे विषैले पदार्थ कौन हो सकते हैं? आपके कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी बाबू, तो भयानक आपको रोग हो जाएगा, और हार्ट अटैक होने का भी डर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और कुछ धातुओं का उत्सर्जन करवाने का काम जो करता है वो करता है पीत। कौन करता है? पीत। तो पीत से क्वेश्चन पूछेगा बाबू, आप फोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा, मचोड़ करके वहीं पर ही उसका जूस बना दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन यानी फिर से जनन। पुनर्जनन का मतलब बाबू तोड़ो, शब्द को तोड़ना सीखो। बायोलॉजी में पूरा का पूरा शब्द अगर टूट जाएगा तो आप तो यूं ही बना लीजिएगा। मेरे सब्जेक्ट बहुत आसान है और आसान बनाने का प्रयास हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। क्वेश्चन है पुनर्जनन क्या कहते हैं? यानी एक बार जनन हो गया है, फिर दोबारा चला जाए और उसका जनन हो जाए, पुनर्जनन। यानी एक कोई अंग था, वो बाबू चला गया, फिर से दोबारा वो अंग आ गया, पुनर्जनन। जैसे ये छिपकली है,
अब मान लेते हैं वो गाना आया है अपने कभी भोजपुरी गाना में कि छिपकली जैसे चिपकती है दीवार से, और छिपकली चिपकी दीवार से, आप बाबू चप्पल उठा और छिपकली को मारे टोन करके, छिपकली को लगेगा ना, थोड़ा सा भी लगेगा ना बाबू, ये अपना पुच्छी काट करके गिर जाएगी, गिरा देगी और भागने लगेगी। आपको लगेगा छिपकली तो मर गया, लेकिन मरा नहीं है बाबू, ये 4 सप्ताह के बाद नया पूंछ लगा करके आ गया है। ऐसे थोड़ा सा निकला है, आप कहेगा अच्छा पूंछ कट्टा है, पूंछ कट्टा है, और 22 सप्ताह के बाद पूरा पूंछ फिर से आ गया, यानी इसका पुनर्जनन हो गया कि नहीं। और छिपकली कह रहा बेटा बोरी अगर तुमने हमारे पूंछ को काटा ना, खरमे में गिर जाएंगे। तो छिपकली के पूंछ में क्या हुआ? पुनर्जनन। छिपकली के पूंछ में क्या हुआ? पुनर्जनन, यानी शरीर का कोई अंग चला जाए फिर से आ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रा में भी क्या होता है? पुनर्जनन। ये देखो हाइड्रा है, हाइड्रा का ये भाग बाबू टूट गया, नीचे आ गया कि नहीं? नीचे आने के बाद देखो बाबू रीजनरेशन हुआ, यानी पुनर्जनन हुआ और फिर से नया हाइड्रा तैयार हो गया। तो हाइड्रा में क्या होता है? पुनर्जनन। और क्वेश्चन क्या है? पुनर्जनन क्या होता है? तो पुनर्जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें शरीर का किसी कारण से 2 टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक खंड जो होगा विकास करेगा और पूर्ण विकसित में हो जाएगा, इसी को हम पुनर्जनन कहते थे। बस सो सिंपल। पुनर्जनन का उदाहरण क्या होगा? एक हो जाएगा छिपकली का पूंछ, दूसरा हाइड्रा, तीसरा यहां देख लीजिए स्पाइरोगायरा होगा, और चौथा प्लूमेरिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है पुनर्जनन किसमें होता है? हाइड्रा, स्पाइरोगेरिया, प्लूमेरिया और छिपकली के पूंछ। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। खटाक दबर मारिएगा मेरे शेर और शेरनियों, तूफान ला दीजिएगा एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों को नाम लिखे। देखो मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग होता है, अगर हिंदी में पूछेगा तब, अंग्रेजी में बाबू आजकल ट्रेंड है पूछने का। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है बायोलॉजी को इंग्लिश में ही मेन मानते हैं। तो बायोलॉजी में इंग्लिश में तो लैंगिक संचारित रोग, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो एसटीडी। क्या बोलिएगा? एसटीडी। एस से सेक्सुअली, एस से सेक्सुअली, देखिए लिख रहा हूं मैं, एस से सेक्सुअली, टी से ट्रांसमिटेड और डी से डिजीज। हो सकता है आपको एब्रिविएशन के रूप में ये दे दे, तो आप इसको झटाक दबर बना दीजिएगा। एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या आता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या आता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और हिंदी की अगर बात कीजिएगा तो इसको कहते हैं हिंदी में बाबू लैंगिक संचारित रोग। कौन सा रोग? लैंगिक संचारित रोग, यानी ऐसा रोग, यानी एक ऐसा रोग बाबू जो किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक यौन संबंध, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को हो सकता है एसटीडी रोग, यौन संचारित रोग। अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं? क्वेश्चन यही पूछा है। तो हो सकता है एड्स। क्या हो सकता है? एड्स। हो सकता है सिफिलिस, हो सकता है गोनेरिया, हो सकता है सुजाक, हो सकता है जलन की बीमारी हो। जो लैंगिक अंग होते हैं वह लैंगिक अंग में बाबू जलन हो जाएगा। हो सकता है योनि त्वचा में रोग हो जाए, हर्पिक्स हो जाए। तो देखो इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर दिखने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि उस इंसान को लैंगिक संचारित रोग हो गया, यानी एसटीडी रोग हो गया। और एसटीडी का फुल फॉर्म फिर से बता देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट्स ओके। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, आपके एग्जाम के लिहाज से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय आपका लेना हम नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द्विविखंडन एवं बहुविखंडन को समझाएं। द्विविखंडन नाम से स्पष्ट है, हमने बोला था कि बायोलॉजी का मतलब होता है तोड़ना, फोड़ना। तोड़ दो एकदम, जो क्वेश्चन है उसको तोड़ दो। और क्वेश्चन तोड़ने के बाद आता है द्विविखंडन। क्या आता है? द्विविखंडन। द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब दो, यानी एक कोशिका है। कितनी कोशिका? एक कोशिका है, उसको 2 भागों में बांट देंगे, इसको क्या कहिएगा? द्विविखंडन। क्या कहिएगा? द्विविखंडन। अगर एक कोशिकीय जो जीव है वो अपने शरीर को जैसे ही वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद वो जब परिपक्व हो जाता है तो अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है, इसी को क्या कहते हैं? द्विविखंडन। ये द्विविखंडन किस में होगा? तो अमीबा में। किस में होगा? अमीबा में
पैरामीशियम में, किसमें होगा, अमीबा में, पैरामीशियम में, और किसमें, यूग्लिना में, और किसमें, डाइटम में। अगर पूछ लेगा कि द्वि विखंडन किसमें होता है बता दीजिएगा, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, डाइटम में, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो इन सभी में क्या होता है, द्वि विखंडन। तो द्वि विखंडन किसको कहेंगे, जिसमें एक कोशिका दो समान भागों में, एक कोशिका दो समान भागों में टूट जाता है, इसी को कौन सा विखंडन कहते हैं, द्विविखंडन। द्विविखंडन का उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम, ये सब द्विविखंडन करने वाले जीव हैं। बहुविखंडन किसको कहिएगा, जब एक कोशिका बहुत सारे भाग में टूट जाती है। देखो कितना नाम से स्पष्ट है। बहुविखंडन क्या कहिएगा, जब एक कोशिका बहुत भागों में टूट जाती है, इसको क्या कहते हैं, बहुविखंडन। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। और बहुविखंडन किसमें होगा, तो प्लाज्मोडियम में। यहां लिख रहा हूं मैं दोस्तों, क्या होगा, प्लाज्मोडियम में, और किसमें, मोनोसिस्टर्स में। तो बहुविखंडन का उदाहरण क्या हो गया, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टर्स। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं, अगर समझा पा रहा हूं तो आप सब हर हर महादेव लिखिएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सचमुच में मैंने आपको समझाने का कार्य किया है। तो देखो द्विविखंडन, यहां देखो, अब फिगर पे हम लोग आते हैं। फिगर क्या कर रहा है, द्विविखंडन किसको कहते हैं। देखो एक कोशिका है कि नहीं, देखो ये अमीबा था, ये क्या था, अमीबा था। और एक अमीबा देखो फाइनली चल करके कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो एक कोशिका जब दो भागों में बट जाता है, इसको कहते हैं द्विविखंडन। जब एक कोशिका दो भागों में बट जाता है क्या कहते हैं, द्विविखंडन। यानी अमीबा में कौन सा विखंडन हुआ दोस्तों, द्विविखंडन। ये देखो जो चप्पल के आकार का है, इसको पैरामीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीशियम। देखो एक पैरामीशियम कितने भाग में बट गया, दो भागों में। तो द्विविखंडन का उदाहरण क्या हो गया, पैरामीशियम। क्या हो गया, पैरामीशियम। फिर देखो यूग्लिना लंबी थी, दो भागों में बट जाएगा, तो इसको क्या कहिएगा, द्विविखंडन। अब देखिए हमारा यह वाला जो है बाबू, इसमें एक था केंद्रक और एक केंद्रक बहुत सारे भागों में बट गया कि नहीं, इसको क्या कहिएगा, बहुविखंडन। और बहुविखंडन किसमें होता है पता है, मच्छर देखे हो ना, जब मच्छर काटता है ना बाबू, मच्छर नहीं काटता, मच्छरनी काटती है, लेकिन मच्छरनी बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, इसलिए मादा मच्छर कहते हैं। तो जैसे मादा मच्छर काटता है तो उसका जो लाड़ होता, जो क्या कहते हैं उसका, जिससे धसाता है, उसको आप डंक मान लीजिए। तो डंक जब मारता है ना, तो डंक मारता नहीं है, वो कह रहा है ए जीजा जी सुनिए ना, ए जीजा जी सुनिए ना, आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या करेगी, आपकी सारी साहिबा घुसा देगी, लिए लो, नहीं सुनते हो। और जैसे घुसाएगी ना, तो उस डंक के साथ साथ आपके शरीर में एक चीज जाता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। कौन सा मोडियम, प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम जाता है एक और टूट जाता है बहुत भागों में। तो प्लाज्मोडियम जब बहुत भागों में टूट जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बहुविखंडन। और शरीर में जितना टूटेगा ना, मलेरिया उतना भयानक होगा। आपको गर्मी में भी बाबू रजाई ओढ़ने वाला ठंडा लगेगा, जाड़ा लगेगा, और फीवर 103, 104 तक पहुंच जाएगा। शरीर जो है बाबू कपकपाएगा, वजन पूरा कम होने लगेगा, तो समझ लीजिएगा मलेरिया हो गया है। आई होप इस क्वेश्चन को अगर आ गया तो आप निचोड़ दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की नेक्स्ट और आते हैं, समजात अंग। कौन सा, समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। सम का मतलब होता है बराबर, यानी अंग क्या हो, बराबर हो। अंग क्या हो, बराबर हो, यानी देखने में समान लगता हो। समजात देखो देखने में समान लगता हो, लेकिन कार्य करे अलग, तो उसको कौन सा अंग कहिएगा, समजात। जैसे यहां की बात कीजिएगा तो हमारा हाथ है, ये देखो हमारा हाथ और कुत्ते का, तो देखने में दोनों का दोनों बाबू समान लगता है कि नहीं। यानी हम और कुत्ता में, मतलब ये नहीं है कि हम और कुत्ता दोनों समान है, ये नहीं बता रहे हैं, है ना, बोल रहे ना सर कुत्ता है, ये ऐसा नहीं है। देखो हम कह रहे हैं कि समझा, तो देखने में देखो यह इसका टंगड़ी जो है बाबू, यानी पैर, और हमारा हाथ का देखने में स्ट्रक्चर समान लग रहा है, यानी देखने में क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य करता है अलग अलग। जैसे हमारा हाथ बाबू पकड़ने का काम करता है, हमारा हाथ लिखने का काम करता है, जबकि उसका जो देखिए आगे वाला जो पैर है समान लग रहा है, लेकिन वह दौड़ने का काम करता है।
तो समजात अंग किसको कहिएगा? वैसा अंग जो देखने में समान, फिर से सुन लीजिए, वैसा अंग जो देखने में समान हो लेकिन कार्य करे अलग, उसको कौन सा अंग कहिएगा? समजात अंग कहिएगा। क्या कहिएगा? समजात अंग। जैसे आप देख सकते हैं घोड़े का आगे वाला जो पैर होता है ना, और मनुष्य के अग्रपादों में पाए जाने वाले जो अस्थि है, उन दोनों में देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन काम करेगा अलग। अगर गाय, फिर बात कीजिएगा किसकी? तो मनुष्य का हाथ और कुत्ता का जो आगे वाला पैर है वो दोनों समान लगता है लेकिन कार्य करता है अलग, तो इसको कौन सा कहिएगा? समजात अंग। दूसरा होता है, क्वेश्चन पूछा गया बस समजात अंग, लेकिन हम किसी भी चीज को टोटलिटी में बताते हैं। तो एक होता है अंग जिसको कहते हैं समवृत्ति अंग। कौन सा? समवृत्ति अंग, यानी देखने में अलग। हमने क्या बोला? देखने में यह अलग लगे, देखने में क्या लगे? अलग लगे, लेकिन कार्य करे एक जैसा। कार्य क्या करे? एक जैसा। कार्य करे एक जैसा, इसको कहते हैं समवृत्ति अंग। कैसे? देखो बाबू, चमगादड़ का और ये पक्षी का देखने में बाबू दोनों स्ट्रक्चर समान नहीं लग रहा है, लेकिन काम दोनों का एक करेगा। चमगादड़ का ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ऐसे करके ये भाग उसको उड़ने में सहायता करता है, और पक्षी का जो डैना होता है वो भी उड़ने में सहायता करता है। देखने में समान नहीं लग रहा लेकिन कार्य करेगा समान, इसको कहिएगा समवृत्ति अंग। समझाता? देखने में लग रहा हो समान लेकिन कार्य करे अलग, उसको क्या कहिएगा? समझाता। तो यही आज बताया हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, रक्त क्या है? रक्त के कार्य लिखे, यानी ब्लड पूछ रहा है, ब्लड के कार्य पूछ रहा है। आपके शरीर में बाबू जो दौड़ रहा है और जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला है वही ब्लड है। तो ब्लड का एक कार्य, मजाक में हम आपको बता दिया कि शरीर को तापमान को बनाए रखने का काम जो करता है वह ब्लड करता है, यानी शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेगा। ऑक्सीजन को कहां से लेगा? फेफड़ा से लेगा, और आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं को ब्लड पहुंचाने का काम ऑक्सीजन को कर देगा। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा ब्लड और फेफड़े तक पहुंचा देगा, और फेफड़े के सहायता से हमारे श्वसन जो मार्ग है नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन लेने का काम ब्लड करेगा, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, फिर कोशिकाओं से जो बेकार कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर निकालने का भी काम करेगा। आप खाते हैं तो खाने के बाद आपको ताकत मिलता है, तब कहते हैं बेटा आना है आजो फरियाले। तो ये फरियाने की बात जो होती है बाबू ऑक्सीजन से करेगा। कैसे? क्योंकि जब आप खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी C6H12O6 को। और यह जो मिलता है बाबू, तो ग्लूकोज को शरीर के सभी भाग तक पहुंचाने का भी हमारा काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो ब्लड के कार्य को आप छाप दीजिएगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने में ब्लड का काम, शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़े से ऑक्सीजन से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम ब्लड, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके बाहर फेंकने का काम ब्लड। ये सभी ब्लड के कार्य है। ग्लूकोज को शरीर तक के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम जो हमारा ब्लड करता है। ब्लड में बाबू ये तीन चीजें आप जानते होंगे, एक होता है WBC, एक होता है RBC, और एक आप जानते हैं प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा का परसेंटेज देखा जाए तो 55% जो होता है वो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। RBC का परसेंटेज जो है वह 45% है, और WBC इसी समकक्ष में कहीं ना कहीं बीच में होता है। ये प्लाज्मा के बीच में ही जो होता है WBC होता है। कौन होता है? WBC। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, WBC का फुल व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड जो होता है बाबू, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल होता है, संयोजी यानी कनेक्टिव, पूरे शरीर को जोड़ करके रखने का काम करता है ब्लड। तो जितना ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया आई होप हमने आपको बता दिया। और ब्लड जो होता है बाबू अम्लीय होता है या क्षारीय, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ऐसे मैं बता देता हूं अभी कि ब्लड जो होता है ये क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की। अब देखिए, मानव के मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए कि मादा जो है, मादा का जनन कैसे होता है। एक बार देख लीजिए उसको। मादा जनन तंत्र के चित्र पूछ रहा है आपको कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से ये चित्र हैं।
देखिए अगर इसकी बात कीजिएगा तो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है ये लड़कियों के यानी मादा का सबसे निचला वाला जो हिस्सा कहलाता है, इसको कहते हैं योनि। क्या कहते हैं? योनि। जिसमें बच्चे पलेंगे वो यही है, इसको आप कहिएगा गर्भाशय। यानी जिसमें बच्चे पलते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गर्भाशय। और इस गर्भाशय में ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, इस लाइनिंग को अंतः स्तर कहते हैं। इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? अंतः स्तर कहते हैं। जब पीरियड्स होता है यही अंतः स्तर की कोशिकाएं टूट जाएगा और शरीर से बाहर 28वें दिन निकल जाता है। इसी को पीरियड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे निचले वाले हिस्से को योनि, जिसमें बच्चे पलेंगे उसको गर्भाशय, ये लाइनिंग को अंतः स्तर। और ये दो इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही होगी, इस प्रकार की संरचना, यह वाला जो संरचना है बाबू, इसको कहते हैं अंडवाहिनी। कौन सी वाहिनी दोस्तों? अंडवाहिनी। अंग्रेजी में इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब कितना है? 2। इससे क्या जाएगा? अंडा जाएगा। क्या जाएगा? अंडा। और 2 ऐसे करके दिख रहा है ना आपको, बल्ब के टाइप का, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। यानी अंडाशय में अंडा का निर्माण होगा, अंडवाहिनी से अंडा जाएगा, बच्चे कहां पलेंगे? गर्भाशय में। ये लाइनिंग कौन सा है? अंतः स्तर। अंग्रेजी में एंड्रोमेट्रियम की कोशिका। और सबसे निचले वाले को कहते हैं योनि। क्या कहते हैं? योनि। फिर से देख लो आंख मूंद करके, नीचे वाले को योनि, जिसमें बच्चे पलेंगे उसको गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भाशय। उसके लाइनिंग को कहते हैं अंतः स्तर। जो ऐसे करके 2 संरचना होता है, ऐसे करके 2 संरचना होता है, उस संरचना को अंडवाहिनी कहते हैं। 2 ऐसे बल्ब की टाइप का संरचना होता है उसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से अंडा निकलता है, अंडवाहिनी के रास्ते से बाहर निकलता है। और यही क्वेश्चन पूछेगा निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो अंडवाहिनी में, अंग्रेजी फेलोपियन ट्यूब में। आई होप मैंने आपको समझा पा रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझा दूं और आप अपने पेन से वहां क्वेश्चन को देखते हुए बढ़िया से तेजी से लिख पाइएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने का कार्य कर सकता हूं, लिखाने का कार्य नहीं कर सकता। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है क्योंकि आप सब पढ़े ही हैं। सब उत्सर्जन की परिभाषा दे। देखो बाबू, आप जब खाते हो यानी आप जब उपापचयी क्रिया करते हो, तो उपापचयी क्रिया करने के बाद आपके शरीर में कुछ पदार्थ जो अनावश्यक रूप से रह लेते हैं उनको शरीर से बाहर हम निकालते हैं। तो अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना यही कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन किसको कहेंगे? अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, यही कहलाता है उत्सर्जन। अगर ये अनावश्यक पदार्थ अगर शरीर से बाहर न हो तो आपके लिए, शरीर के लिए विषैला जैसा काम करेगा, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अनावश्यक पदार्थ क्या है? आपके जो ये पसीना जो निकलता है, पसीना क्या है? अनावश्यक। जो पेशाब निकलता है ये क्या होता है? अनावश्यक। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकलता है वो क्या होता है? अनावश्यक। तो अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर समय समय पर निकालना, ये क्या कहलाता है? आपका उत्सर्जन कहलाता है। और वैसा अंग जो बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों, उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स है? नहीं है ना? चलो, डाउट्स नहीं है तो जय हिंद लिखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो बाबू लैंगिक जनन के लाभ, तो लैंगिक जनन के लाभ क्या होगा कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतान होता है वो अपने माता पिता को तो समान होता नहीं है, माता पिता के समान नहीं होता, यानी अपने माता पिता से थोड़ा सा उसमें विभिन्नताएं आती है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतान होता है उसमें विभिन्नताएं आती है। विभिन्नताओं के कारण बाबू विकास होता है। विभिन्नताओं के कारण क्या होता है? विकास होता है। विकास को समझने के लिए आप ये समझिए, आप अपने मामा को मोबाइल चलाने के लिए दीजिए और एक आपके घर में छोटा सा जो नमूना आया है टिंकू ऐसे वाला बच्चा, उसको मोबाइल दीजिए। आप देखिएगा छोटा बच्चा बाबू मोबाइल खोल करके देख रहा है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ तक कि बाबू आपका पासवर्ड तक खो लेता। लेकिन मामा को दीजिएगा, मामा कहे नहीं खराब हो जाएगा बेटा, हम नहीं करेंगे, तुम कर करके दो। ये विकास है। आप जिस उम्र में ना आपको बढ़िया से पता नहीं कोई चीज के बारे में था, आज उसी उम्र का बच्चा गर्लफ्रेंड लेकर के घूर रहा होता है। ये विकास है ना? तो देखो बाबू, तो लैंगिक जनन के कारण क्या होता है? विभिन्नताएं आती है, विकास होता है, साथ साथ लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो होता है उस जीव में अनुकूलन की क्षमता विशेष होती है। अनुकूलन की क्षमता विशेष होती है। 3 पॉइंट तो काफी है
क्या आप लिख पाइएगा? लैंगिक जन्म के कारण विभिन्नता होता है, लैंगिक जन्म के कारण विकास होता है, अनुकूलन होता है। इट्स ओके, खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन है सौपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? सौपोषी नाम से स्पष्ट है, बायोलॉजी हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप वर्ड को तोड़ने सीख गए तो बायोलॉजी आपके मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मुट्ठी में दुनिया को नहीं करना है, अभी आपको बायोलॉजी करना है, और बायोलॉजी के लिए सिर्फ आपको वर्ड की थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सौ का मतलब होता है स्वयं, सौ का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण, यानी जो अपना स्वयं पोषण करता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? सौपोषी। क्या कहते हैं? सौपोषी। तो अकार्बनिक जो जटिल पदार्थ होता है उससे कार्बनिक पदार्थ में बदलना, ये कहलाता है सौपोषण। कौन सा पोषण? सौपोषण। ऐसे नहीं समझ रहे होंगे आप, नॉर्मली भाषा में समझिए। वैसा जी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको कहते हैं सौपोषी। क्या कहते हैं? सौपोषी। जैसे बाबू पौधा अपना, पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है कि नहीं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण जानते हैं ना, तो सूर्य की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसको कहते हैं सौपोषी। बैक्टीरिया भी बना लेता है, एल्गी भी बना लेता है, तो ये सौपोषी वाले जीव होते हैं। दूसरा था विषमपोषी। किसको कहते हैं? विषमपोषी, यानी दूसरा, विषम मतलब दूसरा। तो वैसा जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाए, वैसा जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाए बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसको विषमपोषी कहते हैं। यानी जो जीव दूसरे जीव पर, जो जीव दूसरे जीव पर क्या हो? निर्भर हो, जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है उसको हम कौन सा पोषी कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी कौन हो गया? आपके शेर। आपके कौन? शेर, मनुष्य, गधा, कुत्ता, तुम, हम, बाहर में भों भों करने वाला, चिंघाड़ने वाला, सभी क्या है? विषमपोषी। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। तो सौपोषी किसको बताए? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको सौपोषी। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है, विषमपोषी। तथा स्वाहा। क्वेश्चन का नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कहता स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर लिखे। स्वपरागन तथा परपरागन। देखो स्व का मतलब होता है स्वयं, फिर से देखिए स्व का मतलब क्या था? स्वयं, यानी जो अपने में परागन की क्रिया करवा ले। यानी एक पौधा है, समझो यहां एक कोई पौधा है, इसी में मादा भी है, इसी में नर भी है। जब इसका पुष्प का परागकण इसके स्टिग्मा पर बैठ जाएगा, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर बैठ जाए, या उसी पुष्प में नर भी और मादा भी है, इसी पर बैठ जाए, तो इसको कहते हैं स्वपरागन। यानी जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाके स्टिग्मा पर बैठ जाता है। स्टिग्मा का हिंदी होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाल पर बैठ जाता है, क्योंकि एक ही पौधे में हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं स्वपरागन। कौन सा परागन? स्वपरागन। यानी स्वयं से जब परागन की क्रिया होती है तो स्वपरागन। परपरागन किसको कहते हैं? जब एक पौधा यहाँ हो, मुन्नी का पौधा यहाँ है, पुष्पा का पौधा यहाँ है, और पुष्पा का परागकोश से निकला परागकण और जाकर के मुन्नी के स्टिग्मा वाला जो पौधा था उस पर बैठ गया, तो दो अलग अलग पौधे में हुआ, इसको क्या कहिएगा? परपरागन। यानी जब एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जाकर के बैठ जाए, इसको कहते हैं परपरागन। बस सो सिंपल, कुछ है क्या? अब कहता है स्वपरागन और परपरागन तो समझ गए। जब देखो जैसे एक ही पौधा था, इसमें जब परागन की क्रिया हुई तो स्वपरागन। एक पौधा था, इसका परागन उड़ करके इस पर चल जाएगा तो क्या कहलाएगा? परपरागन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। ऑनलाइन क्लास में मेरा ध्येय एक ही है कि मैं आपको समझा पाऊं, लिखाने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, सिर्फ समझाने का है। एक ही पौधे में स्वपरागन, दूसरे पौधे में परपरागन। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? स्वपरागन परपरागन में अंतर लिखे। तो जब एक ही पुष्प में होता है क्या कहलाता है? स्वपरागन। तो देखो अब मैं लिख देता हूं, पहला वाला जो लिख रहा हूं वह स्वपरागन के बारे में है। तो जब एक ही पौधे में हो, जब एक ही पौधों में हो तो स्वपरागन। जब दूसरे पौधों में हो तो परपरागन, यानी परागन की क्रिया दूसरे पौधे में हो तो उसको क्या कहिएगा? परपरागन। अगर स्वपरागन एक ही पौधे में हो रहा है तो एक बार बताइए, इससे शुद्धता बनी रहेगी कि नहीं? यानी ऐसे
ऐसे पुष्प के में शुद्धता बनी रहती है, जबकि ये शुद्ध नहीं होता। ये कह सकते हैं इसमें अशुद्धता रहती है, इसमें मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? मिश्रण होता है। लेकिन एक बात बताओ बाबू, अगर इसमें कोई अच्छा गुण नहीं है तो क्या अच्छा गुण आएगा? नहीं आएगा। यानी इसमें विभिन्नताएं नहीं होती है, विभिन्नताएं नहीं होती है, और विभिन्नता नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा। यानी स्वपरागण के द्वारा जो जीव उत्पन्न होगा, ना उसमें विभिन्नता ना होगा, ना विकास होगा। इधर पुष्प में विभिन्नताएं भी होगी, विभिन्नताएं भी होगी, और उस पुष्प का विकास भी होगा। बोलो स्वाहा। क्वेश्चन समझ आ गया ना? आहा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय, अ का मतलब अनुपस्थित, वायवीय यानी जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो। हमने क्या बोला? जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया हो और वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वायवीय श्वसन। अगर आप दौड़ रहे हो तो कभी कभी आप दौड़ रहे हैं, कुत्ता दौड़ा दिया, दौड़ रहे, भाग मिल्खा, भाग 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 रहे हैं, और भागते भागते भागो, आप एक समय रुक जाइएगा। अब कुत्ता काट ले या कुत्ता खा जाए, हमको दौड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए आपका जो पैर की मांसपेशी है, ये पैर की मांसपेशी बहुत ज्यादा दर्द करने लगा, क्रैम्प कर गया है, दर्द से आप आह मायगे कर रहे हैं। इसमें पता है कौन सा एसिड जमा हुआ? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड जमा हो गया। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण दर्द होता है। कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन। जो आप ये जो खाते हो ना, इडली खाते हो, उसमें कौन सा श्वसन? तो अवायवीय श्वसन होता है। तो देखो यहां मैंने आपको समझाने का छोटा सा लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए हमारा प्रयास यही है बाबू कि आप सबको जहां तक सपोर्ट कर सके कर सके। वायवीय श्वसन में पहला चरण जब होता है, उस पहला चरण में पाइरुवेट जो होता है, इस पाइरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये कहां होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 कार्बन चक्र वाले पाइरुवेट अणु का विखंडन होता है। यानी वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में पहला हुआ, 3 कार्बन पाइरुवेट अणु का क्या हुआ? विखंडन हुआ, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हुए। यानी 3 पाइरुवेट का विखंडन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसके साथ साथ जल और रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होता है। देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो देखो जल बना, यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड छोटा, और उसके बाद कितने एटीपी? 36 एटीपी। और हुआ किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। समझ लीजिए ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, तो क्या निकलेगा? H2O यानी कि बाबू जल, प्लस क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कितना एटीपी? 36 एटीपी। ये होता है वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। और दूसरा अवायवीय श्वसन। यह अवायवीय श्वसन जो होता है, इसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विघटन, आंशिक मतलब पूरा नहीं होता है, कुछ अंश जब विघटित होता है तो यह विघटित किसके होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इस क्रिया के द्वारा एक अणु ग्लूकोज से, कितने अणु? एक अणु ग्लूकोज से, और ग्लूकोज का सूत्र क्या बताते हैं? C6H12O6। तो एक ग्लूकोज से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होगा। एक ग्लूकोज से कितने? 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होगा। और यह जो पूरा हॉल प्रक्रिया होता है, यानी पूरी प्रक्रिया होती है, यह आपकी कोशिका दर में होगा। कौन से दर में? कोशिका दर में होगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर समझा पा रहा हूं तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए जाकर देखो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पड़ाव जो है ये बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋतुस्राव चक्र क्या है? कौन सा चक्र? ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र को मासिक
चक्र के नाम से जानते हैं, महीना के नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से जानते हैं, बहुत सारे चीजों के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? ऋतुस्राव चक्र को। ये ऋतुस्राव चक्र को महीना के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह पूरा जो चक्र होता है यह 28 दिनों का होता है दोस्तों। कितने दिनों का? 28 दिनों का। जब 28 दिनों का यह चक्र होता है, इसलिए इस चक्र को हम महीना या माहवारी के नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म MC कहते हैं। क्या कहते हैं? MC। और इस चक्र में क्या होता है यह समझिए। MC में, इस चक्र में क्या होता है यह देखिए, यह अंतःस्तर की कोशिका है, यह अंतःस्तर की कोशिका, यह देखिए 14 दिन तक ऐसा रहता है, फिर अंतःस्तर की कोशिका है, मोटा होगी, और यहाँ पता है बाबू, यहाँ जो है यह अंडाशय है। हमने आपको बताया था कि निचले भाग को योनि, ये वाला जिसमें बच्चा पलेगा उसको गर्भाशय, ये वाला स्तर अंतःस्तर, ऐसे करके दो लगल रहे, इसको अंडवाहिनी, और ये वाले को अंडाशय। 14वां दिन अंडा से, जो अंडाशय है, अंडाशय से अंडा निकलेगा, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहेंगे। कितना दिन? 14वां दिन। अंडा से निकलने की प्रक्रिया, अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं, और ये 14वां दिन होगा, और ये यहाँ आएगा। अगर 14 से 20 दिनों के उपलब्ध में, कितना से? 14 से देखो 20 दिनों के क्रम में अगर शुक्राणु अंडाणु का संलयन हो गया तो निषेचन की प्रक्रिया, यानी बच्चे हो जाएंगे, फिर तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन नहीं हुआ, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो ये देखो ये फेज 28 दिनों तक जाएगा। ये फिर क्या होगा? ये जो अंतःस्तर है, ये देखिए अंतःस्तर बाबू टूट गया ना, टूट गया अंतःस्तर, और ये टूट करके बाबू योनि के मार्ग के द्वारा ब्लड निकल जाता है, अंतःस्तर टूट करके बाहर निकल जाता है। इसी को पीरियड्स के नाम से जानते हैं, इसी को पीरियड्स या महीना या ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा हम फास्ट है क्योंकि हम मान करके चलते हैं, आप सब बच्चे पढ़े होंगे, और यह रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच बस आपको रिवाइज करने के लिए दिया जाता है। अगर आप सबको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करने के लिए ना भूलें। आपको बस इतना ही हमारा छोटा सा उद्देश्य होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं ऋतुस्राव चक्र के बाद। अब कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक समीकरण के साथ बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, पौधा जो है बाबू सूर्य के प्रकाश में रहता है, आपको भी पता है, और सूर्य के प्रकाश में रहता है तो इस सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करेगा। नीचे देखिए, नीचे जल है, और इस जल में दो चीजें होती हैं। पहले में भी मैं बताया था आपको, एक नीचे होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम को आप चाचा मान लो, और चाचा जी जो से जाइलम, जो से जल, यानी जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। चलो इसको लिख देता हूं मैं। जाइलम क्या पहुंचाने का काम करता है? जल, यानी जाइलम जल और खनिज तत्व पहुंचाने का काम करता है, जो नीचे में है, जल और खनिज तत्व। दूसरा है फ्लोएम। दूसरा क्या है? फ्लोएम। ये फ्लोएम जो है बालो, ये फ्लोएम जो है आपको, ये समझ लो खाद्य पदार्थ पहुंचाने का काम करता है, जिसके माध्यम से पौधा अपना भोजन बनाएगा। और ये पौधे का देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर जो है हरा टाइप का है, इस हरे वाले को कहते हैं क्लोरोफिल। यानी पौधा में बाबू एक फिल पाया जाता है, जिस फिल को किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधा जो होता है हरा होता है। तो नीचे से जल लिया, खनिज तत्व लिया, प्लस खाद्य पदार्थ लिया। पौधे में पहले कौन सा फिल था? क्लोरोफिल था। कौन सा फिल था? क्लोरोफिल था। ऊपर से सूर्य का प्रकाश को लिया। कौन लिया? सूर्य के प्रकाश को। कौन लिया? पत्ते। कौन लिए? पत्ते। और ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, इस पत्ते में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं अस्टोमाटा। कौन सा माटा? अस्टोमाटा। हिंदी में कहते हैं रंध्र। हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। और ये रंध्र क्या करती है बाबू? ये अस्टोमाटा क्या करता है? अस्टोमाटा कहता है कि देखो तुमको क्या चाहिए, बोलो बोलो, इंसान तुमको क्या चाहिए? इंसान ने कहा ऑक्सीजन। कहा देखो तुमको ऑक्सीजन चाहिए ना? हाँ, हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, और बाबू पूरे पर्यावरण से, पूरे वातावरण से पौधा जो ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और हमारे लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन को दे देता है। यही प्रोसेस जो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण ये वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो होते हैं सूर्य से, क्या कहते हैं? सूर्य से
प्रकाश को लेते हैं, सूर्य से प्रकाश को लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जड़ से जल और खनिज तत्व को लेते हैं और उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं। इसी को प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। हाँ, समझा पाया हूं। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये महिला जो है, ये महिला जिस रोग से ग्रसित है ना बाबू, उसको घेंघा नामक रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? घेंघा नामक रोग कहते हैं। यह युवती की बेचारी की कोई क्या कह सकते, कोई भी इसका ये नहीं था कि हमको भगवान रोग दे दे, लेकिन यह रोग हुआ। और यह रोग किसकी कमी से होता है पता है? आयोडीन की कमी से। इसलिए प्रचार देता है कि आयोडीन युक्त नमक खाए। तो बाबू आयोडीन की कमी से कौन से रोग होता है? तो घेंघा नामक रोग होता है। कौन से रोग? घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। गर्भपात होने का चांसेस रहता है अगर वह आयोडीन युक्त नमक नहीं खाए, तो उसके बच्चे जो होंगे बाबू गर्भ में ही मर जाएंगे, गर्भपात हो सकता है। शारीरिक विकास में रुकावट आएगा। जो बच्चे आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते उसका शरीर बहुत बढ़ता नहीं है, मेरे जैसा तो मोटा हो ही नहीं सकता। मृत बच्चा पैदा होगा, अगर घर में भी बच्चा है तो जिंदा पैदा नहीं होगा, मर्द पैदा होगा। काम करने में थकावट महसूस होगी, क्यों? क्योंकि आयोडीन की आपकी कमी है। विकलांगता होगा, विकलांगता क्योंकि बाबू शरीर में आयोडीन है ही नहीं। मंद बुद्धि का बच्चा होगा, बौना हो जाएगा, भोंगापन हो जाएगा। रोग कहता है ना मेरा बच्चा जो है एक नंबर का बुद्धू है, तो बुद्धू इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने वाइफ को आयोडीन युक्त नमक नहीं दिया। तो आयोडीन युक्त नमक देना है। शपथ लो कि आज के बाद मैं आयोडीन युक्त नमक ही खाऊंगा, ना किसी को आयोडीन के बिना खाने दूंगा, ना खुद खाऊंगा। बात खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना है। तो ये देखिए हमारा मस्तिष्क है, यही आपका मस्तिष्क है। और इस मस्तिष्क में सबसे अगले वाले को कहते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले को मिड ब्रेन एंड सबसे अंतिम वाले को हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। हिंदी में फोर ब्रेन को कहिएगा अग्र मस्तिष्क, ये हो गया ये मध्य मस्तिष्क, और ये सबसे पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसी पीछे वाले मस्तिष्क पर नाना पाटेकर के एक मूवी में बोला गया, बाबू पीछे हमारा छोटा दिमाग है, पीछे छोटे दिमाग पर मारने का नहीं। अगर यहाँ मारे ना तो समझिए यहाँ सीपीयू है, एकदम लड़खड़ा जाएगा आदमी। एक ही हुआ, अगर और तमाश के घिस के मारिएगा ना तो आदमी मर भी सकता है। इसलिए बाबू कभी भी माथा पर भूल करके भी मारना नहीं चाहिए। अगर इस पूरे मस्तिष्क को आप देखिएगा तो देखिए यहां आप देखिए, ये जो सबसे निचला वाला से जो आ रहा है आपके दिमाग में जो जाएगा, इसको कहते हैं स्पाइनल कोड। कौन सा कोड? स्पाइनल कोड। हिंदी में मेरू रज्जु के नाम से जानते हैं। ये स्पाइनल कोड यही सूचनाओं देने का काम करेगा। अरे भाई तुमको तो गर्मी लग गया, अरे भाई तोरा तो प्यार हो गया, ओ भाई ठंडा लग रहा है, तो ये स्पाइनल कोड देगा। ये देखिए मोडुला है, ये ब्रेन स्टीम के नाम से जाना जाता है, मोडुला और फोन्स। फिर देखिए ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन का सबसे ऊपरी जो भाग है उसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी में तेल लगाइए, नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं कि नहीं? खोपड़ी में तेल लगाइए और ठंडा ठंडा हो जाइए। अमिताभ बच्चन। तो सबसे ऊपरी वाला भाग को कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? खोपड़ी, स्कल कहते हैं। उसके नीचे जो एक परत जो ब्लू टाइप का दिख रहा है, इस ब्लू परत को कहते हैं मेनिंजाइसिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइसिस कहते हैं। और इसके बाद ये जो सबसे बड़का भाग दिख रहा है, ये वाला कलर का, इसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। अगर पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो वो होता है सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। और ये देखिए ये जो नीचे लटकनवा नियर है, इसको कहते हैं सेरिबेलम। कौन सा बेलम? सेरिबेलम। यानी सबसे पिछवा हुआ सेरिबेलम, और ये वाला जो अगवा वाला हुआ इसको कहते हैं सेरिब्रम। ओके बाबू, हो गया, समझ आ गया। चलिए इतना ही है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि इसका फिगर एग्जाम में पूछेगा, इसलिए बस फिगर बता रहे हैं। इसके कार्य कौन क्या करता है, कौन याद करने का काम करता है, कौन तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, ये सब हम आपको नहीं बताया, सिर्फ फिगर पूछने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है मानव का श्वसन तंत्र, कि मनुष्य जो है वो सांस कैसे लेगा। तो देखिए बाबू हमारा ये वाला देखो, सबसे पहले दू नाका में छेद है कि नहीं, इस छेद को कहिएगा नासा छिद्र। देखो नासा छिद्र है कि नहीं, नासा छिद्र के बाद ये नासा का मार्ग है, यानी इधरे से सांस जाएगा, इधरे से क्या होगा? सांस जाएगा। तो नासा छिद्र इधर से क्या होगा?
सांस जाएगा तो नासा मार्ग, इसके बाद यहां वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं इपीग्लोटिस। कौन सा ग्लोटिस? इपीग्लोटिस। नासा छिद्र, नासा मार्ग, इपीग्लोटिस, नासा छिद्र, नासा मार्ग, इपीग्लोटिस। क्या हुआ? नासा मार्ग, नासा छिद्र, नासा मार्ग, इपीग्लोटिस हो गया। अब ये वाला जो नली है इसको कहते हैं श्वास नली। कौन सी नली? श्वास नली कहते हैं। कभी कभी आप खाना खाते हुए वो बाबू बोलते हो, घर वाला कहता है देखो खाओ तो बोलो नहीं, बोलो तो खाओ नहीं, लेकिन आप बाबू नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही आप खाना खा रहे थे, बोल रहे थे, अब आपका दिमाग समझ ही नहीं आया खाना खाए या सांस ले, वह आपका दिमाग सोचा कि चलो सांस ले लेते हैं, सांस लेना जरूरी है। सांस मार्ग में जैसे भोजन जाएगा, भोजन मारेगा इधर, सांस लेगा इधर और बंद कर, और उसके बाद आपका भोजन बाबू नाक दिखा, मुंह दिखा, बाहर निकल जाता। कैसा खराब लगता है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सब। मेरे नमूनों कमेंट बॉक्स में बताना है ना। तो देखो नासा छिद्र, नासा मार्ग, नासा छिद्र, नासा मार्ग, उसके बाद इपीग्लोटिस, फिर श्वास नली, श्वास नली के बाद नीचे जाएगा, यहां पर ही जाएगा श्वसनली। कौन सा है? श्वसनी। श्वसनी दो भागों में बढ़ जाएगा। श्वसनी कितने भागों? दो भागों में। दोनों भाग बाबू जाएगा यहाँ, यहाँ है हमारा फेफड़ा। अरे कंची है रे, फेफड़ा है हमारा। क्या है? फेफड़ा। और फेफड़ा क्या लेता है? श्वसन क्रिया करता है, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकेगा, ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकने का काम करेगा। और नीचे ई वाला जो है ना डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। अगर ये डायफ्राम टूट गया ना तो तुम्हारा हो जाएगा राम नाम सत्य। तो डायफ्राम टूटना नहीं चाहिए। इस फेफड़े को अगर थोड़ा सा आप बड़ा कीजिएगा तो यहां देखते हैं ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर है, उसके बाद गोल गोल टाइप का ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप का है। इस गोल गोल टाइप वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं बाबू, ये वाला जो ऐसे गया है उसको कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनी है उसमें और निकाल दो तो हो जाएगा श्वसनिकाएं। उसके बाद ऐसे ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्वोलाई। क्या कहते हैं? एल्वोलाई। यही बाबू ऑक्सीजन को लेता है। ओ ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन आ गया। अब जाओ आप पूरे जगह बाबू ब्लड को सर्कुलेट कर दो ऑक्सीजन मिला करके, ऑक्सो होमोग्लोबिन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आप तो बाहर निकल। पता है बाबू जब कोरोना नामक रोग हुआ तो इस कोरोना नामक रोग में एल्वोलाई को ही कोरोना खा गया तो इंसान की मृत्यु हो गई। ये कोरोना बाहर में जाए, बहुत सारे इंसान को खाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। अब बाबू मनुष्य खाएगा तो पचाएगा ही। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य की पाचन क्रिया होती है मुख से प्रारंभ। मानव की पाचन क्रिया कहां से होती है? मुख से प्रारंभ होती है। तो देखो मानव ने सबसे पहले मुख में लिया, मुंह में भोजन लिया, फिर दांत है, दांत चार प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसके बाद मनुष्य ने भोजन किया, चबाया, थवाया, थकूचने के बाद गया फेडिंग्स में। कहा गया? फेडिंग्स में। फेडिंग्स के बाद जाएगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद क्या? ओसोफेगस के बाद जाता है अपने नीचे न जाता है कि आप लाठी लेते हैं खरमाकों के बाद फिर ठूसते हैं, चलो अंदर, ऐसा नहीं करते हैं ना। भोजन अपने नीचे जाता है और गले जाता है। सर के वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे भोजन बाबू जाता है आपके पेट में। कहा जाता है? पेट में। और पेट का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको कार्डियक कहते हैं। इस कार्डियक वाले जो हिस्से होते हैं इसमें एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। और जैसे ही HCl जाएगा अंदर, HCl दोस्तों जाएगा अंदर, सभी भोजन को अम्लीय में बदल देगा। सभी भोजन को अम्लीय में। कभी खाने के बाद आपको ढकार होगा, कितना खराब सा लगता है। अगर उल्टी कर दिया, ओह माय गॉड, उफू, लगेगा कि नहीं? छी, कैसा लगता है? एकदम खराब सा लगता है। क्यों? क्योंकि HCl है। क्या है? HCl है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण बाबू आपको भोजन जो होता है वो अम्लीय बन गया। अगर अम्लीय भोजन अगर जाता तो आपकी अतरी को तो गला लेता। भगवान ने सोचा नहीं, अम्लीय को बदलना है क्षारीय में। अम्लीय को किस में बदलना है? क्षारीय में। तो क्षारीय में बदलने के लिए बाबू उसने बनाया लीवर। क्या बनाया? लीवर। सबसे बड़ा यकृत होता है मानव का जो अंतःस्रावी यकृत। ये यकृत क्या किया बाबू? पीत छोड़ा। क्या छोड़ा? पीत छोड़ा। और पीत गया पित्ताशय में। पीत कहां जमा हुआ? पित्ताशय में। और पित्ताशय ने जो अम्लीय भोजन था उस अम्लीय भोजन को बदल दिया क्षारीय में।
अम्लीय को बदल दिया कहाँ, क्षारीय में बदल दिया, और क्षारीय में भोजन बदलने के बाद फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में गया, और छोटी आंत के 3 भाग, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, और डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में, इलियम के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के बाद भोजन जो है बाबू, बड़ी आंत के बाद जाएगा रेक्टम में, और अंतिम रूप से भोजन सबसे अंतिम में एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। हो गया आपका कौन सा, मानव का पाचन तंत्र का स्वाहा। बोलो ओम भूर्भुवः स्वाहा। मजा आया? अगर आया तो आहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा। अमीबा की ये जो पोषण की प्रक्रिया है, अमीबा की पोषण की प्रक्रिया, देखिए यहां लिखा हुआ है। अगर आप सबको लगता है कि स्क्रीनशॉट खींचना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, हम ऐसे समान रूप से आपको समझा देते हैं। ये देखो अमीबा है। यह अमीबा जो होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव होता है जिसका शरीर एक कोशिका से मात्र बना होता है। इसके खाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। पोषण पूछ रहा है, पोषण का मतलब खाना, तो पकड़ने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये जो अपना शरीर है ना, इसी शरीर को बाबू ऐसे ऐसे कर करके बढ़ाता है, और भोजन को देखता है, ढींग चिका ऐसे ऐसे कर ले आता है, और उसको ढींग चिका पकड़ लेता है, ऐसे करके पकड़ा। तो जिस माध्यम से, जिसके वजह से वो ऐसे पकड़ रहा है, उसको कहते हैं कूटपाद। कौन सा पाद, कूटपाद। और कूटपाद बनाने के लिए वो देखो ये प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं, यानी कूटपाद के बाद वो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बाद भोजन को अपने में घुसा लेता है। भोजन के घुसाने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन के घुसाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। हाँ सही सुने, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है उसी, और ये कूटपाद का की सहायता से पकड़ता है। कोई विशेष स्ट्रक्चर खाने के लिए नहीं होता, जो ऐसे करके पकड़ रहा है वो कूटपाद, और घुसा लिया अंदर तो अंतर्ग्रहण। क्या हुआ, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद बाबू वह अपने भोजन को अब पचाएगा। वो क्या करेगा, पचाएगा। यानी इसके भोजन क्या हो सकते हैं, शैवाल हो सकता है, डाइटम हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, यही सब इसके भोजन है। तो खाने के बाद पचाएगा, पचा लिया तो पचा लिया, पचाने के बाद शरीर में सब जगह अवशोषित कर देगा, यानी अवशोषण होगा। और अंतिम में बाबू जब खाने के लिए विशेष अंग नहीं था तो निकालने के लिए भगवान उसको विशेष अंग देते नहीं, वो शरीर के किसी भी अंग से बाबू कहीं से बाहर निकाल लेता है, ढुई ढाई करके निकाल लेता है। इसी को कहते हैं बाबू उत्सर्जन, यानी अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकल लेता है, उत्सर्जन। ये पूरा का पूरा चित्र के माध्यम से है, और यहाँ लिखावट के माध्यम से दिया गया है। अब जैसे पढ़े तो हैं, इसलिए मैं लिख करके नहीं बता रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, सिर्फ आपको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अब नेफ्रॉन, अब ये देखिए किडनी धमनी की शाखा, देखिए यहां किडनी है, किडनी धमनी, विक की धमनी की शाखा, ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर है। विक सिरा की शाखा, ये देखिए ये इसकी शाखा है, ये एक ब्रांच है। विक की शाखा, विक धमनी किधर है, इधर सिरा के। धमनी वही होता है जिससे शुद्ध रक्त जाता है, सिरा वही होता है जिससे अशुद्ध रक्त जाता है। तो ये दोनों अपनी अपनी शाखाएं हैं। ये जो ऐसे करके स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। कौन सा संपुट, बोमेन संपुट कहते हैं। और ऊपर वाला जो ऐसे होता है उसको कोशिका की गुच्छ कहते हैं। यानी इसमें देखिए बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी क्या कोशिकाएं, तो उसको कहिएगा कोशिका गुच्छ। क्या कहिएगा, कोशिका गुच्छ। फिर क्या है, ये वाला जो ऐसे ऐसे करके है उसको कहिएगा विकाणु का नलिकाकार भाग। ये देखो नली जैसा निकल रहा है कि नहीं, इसको नलिकाकार भाग के नाम से जानते हैं। और ये देखो विक की धमनी है, ये धमनी देखो मोटा जैसा ब्लू टाइप का दिख रहा है, धमनी है। और यह वाला जो है संग्राहक वाहिनी है, यानी जमा करने का काम करता है। यह पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार फिर से देखिए, ऊपर में धमनी की शाखा, नीचे में विक की शाखा, नीचे में विक की धमनी, ये साइड संग्राहक वाहिनी यानी जो जमा करने का काम करेगा। विक्राणु का नलिकाकार भाग यानी नल के आकार का होता है। कोशिका का ये गुच्छ अंदर में होगा, बोमन संपुट होगा। ये बाबू नेफ्रॉन का चित्र है। किसका चित्र है, नेफ्रॉन का चित्र है। नेफ्रॉन की क्रिया को हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नेफ्रॉन के चित्र को बता रहे हैं। तो आई होप हमारे इस प्रयास को आप अगर समझ रहे हो, सार्थकता के साथ ले रहे हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी याद रखिएगा कि अभी हमारा दिन सही नहीं चल रहा है, तो आप सबके माध्यम से हमारा दिन सही होगा। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हम आप पे जिंदा हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको 11 के बैच में। जय हिंद।